प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, समसामयिकी घटनाओं का अध्ययन करने से आशय केवल तथ्यों को याद कर लेना नहीं होता है, और यह बात मैं बार बार रेखांकित इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आम सिविल सेवक आकांक्षियों के बीच में यह प्रथाएं प्रचलित हैं। हम लोगों को समसामयिक घटनाओं का अध्ययन इस तरीके से करना चाहिए ताकि हम लोग समसामयिक घटनाओं के घटित होने का कारण, उसके परिणाम और उसके निष्कर्ष, कहने का अर्थ है कि सभी पहलुओं को सही तरीके से समझ लें, तभी हम लोग सही मायने में उसका उत्तर दे पाएंगे। तो उसी प्रयास में यह श्रृंखला प्रारंभ की गई है और आइए देखते हैं आज हम लोग के पास क्या क्या खबर है। तो ये आप देख रहे होंगे कि एक बैठक चल रही है और ये जो बैठक है और इस बैठक में ये आपको मुख्यमंत्री साहब नज़र आ रहे होंगे और अन्य भी अधिकारी आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो दरअसल यह जो बैठक हुई है यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को लेकर हुई है और यह जो बैठक हुई है उससे संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में संभावित हैं वो यहाँ दर्शाया गया है। उससे पहले जान लेते हैं यह विषय हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन से भाग से संबंध रखता है। तो ये देखते हैं प्रश्न पत्र जो 2 है जो, और वह जो निबंध है प्रश्न पत्र 2 को निबंध कहते हैं और उसके भाग 2 में छत्तीसगढ़ से संबंधित जो निबंध है, छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दों पर, तो यह उससे है। आपको जनजातियों से संबंधित उनके कल्याण से, उनका शोषण से, उनके आर्थिक सशक्तिकरण से, सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित निबंध लिखने को आ सकते हैं। तो यह उससे संबंधित है। और प्रश्न पत्र तीसरा का जो भाग 2 है संविधान एवं लोक प्रशासन, उसके तहत भी ये जो आगे पढ़ने वाले हैं वो आएगा। तो एक संभावित प्रश्न यहाँ आपके सामने दर्शाया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, इसके मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो यह प्रश्न संभावित है। आगे देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न संभावित है आगामी वर्षों में। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित सही उत्तर है यह अधिनियम वर्ष 2018 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं। ये आपके सामने विकल्प हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और आपको यह प्रश्न हल करना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या विषय है। तो दरअसल साथियों, मुख्यमंत्री जी ने बैठक लिया और वह बैठक किससे संबंधित था, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में सदस्यगण ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी शामिल हुए। तो ये जो बैठक हुई थी और ये जो बैठक किसकी थी, तो राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति, राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई है। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो मुख्यमंत्री साहब ने की, जो छत्तीसगढ़ के महाराजाधिराज, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो यहाँ एक फैक्ट आपका तैयार हो गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्यमंत्री साहब करते हैं। और दूसरा तथ्य यहाँ से हुआ कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में
आया था। आगे चलते हैं, इस बैठक में क्या बात हुई है उसको जान लेते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत दर्ज पुलिस के पास लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस अन्वेषण स्तर पर स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाने में यदि विलंब होता है तो संबंधित ग्राम सभा से यह तस्दीक कर लिया जाए कि पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का है या नहीं। तो यहाँ दो बातें हैं। एक तो जब उन लोग को जाति प्रमाण पत्र बनवाना रहता है तो पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर है, तो मुख्यमंत्री साहब जी कह रहे हैं अगर पुलिस जो वेरिफिकेशन है अगर वो नहीं हो पाता है तो ग्राम सभा भी प्रमाणित कर सकती है कि उक्त व्यक्ति उक्त जाति से यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। दूसरी बात है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जो भी मामले आते हैं तो उसका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। साथियों, इस अधिनियम के तहत अगर आरोप दाखिल होते हैं तो इसमें बिना मजिस्ट्रेट के बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में इसको खारिज कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के जो आंकड़े थे उस आंकड़े के तहत इस अधिनियम के तहत जो भी आरोप दाखिल किए जाते थे तो उसमें जो दोषी सिद्ध होने की दर थी वो बहुत ही कम थी। और तो दोषी सिद्ध होने की दर कम थी तो यानी इस अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा था। तो इस तत्वाधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने बोला कि बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी, आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वारंट लाइए, फिर गिरफ्तारी करें। लेकिन सरकार ने संसद में एक अधिनियम लाया और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को वापस पुनः बदल दिया गया। तो ये दो बातें यहाँ पर कह रहे हैं। तीसरी बात है इसके लिए विधि विभाग, गृह विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग समन्वय कर समीक्षा कर ले। तो यहाँ पर जो है देखिए कौन कौन सी जो डिपार्टमेंट है इन्वॉल्व है यहाँ पर। विधि विभाग, होम डिपार्टमेंट, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग समन्वय करें, आपस में कोऑर्डिनेट करें, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वहां पर। विशेष न्यायालय, और इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय भी स्थापित किए जाते हैं जनजातीय संबंधित अत्याचार से मामलों की सुनवाई के लिए। आगे देख लेते हैं तो उसको भी जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय एवं उपखंड स्तरीय बैठकों का आयोजन नियत समयावधि में आवश्यक रूप से किए जाने हेतु जिला कलेक्टर को एवं अनुविभागीय अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं कि आप जल्दी से जल्दी निपटारा करिए इस अधिनियम के तहत जो भी मामले हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि यह जो अधिनियम है इस अधिनियम के बारे में जान लेते हैं कि ये जो ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित का एक अधिनियम। अभी ही राजस्थान के जलोर में ऐसी खबर है कि अभी वो प्रमाणित नहीं है, अभी वो मामला चल रहा है न्यायालय में, लेकिन जहां तक समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हो रहा है उसके अनुसार एक बालक है जो निचली जाति से संबंधित था और उसने स्कूल के घड़े से जो उच्च जाति के लोगों के लिए प्रायोजित था उससे उसने जल ग्रहण किया और उस बच्चे को शिक्षक ने बुरी तरीके से पीटा और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। यही एक तरफ डॉक्टर लोगों का कहना है कि उस बच्चे के ब्लड में पहले से बैक्टीरियल इन्फेक्शन था और पिटाई करने से वो बहुत ही खतरनाक हो गया। परिणाम हुआ कि वह ईश्वर के पास पहुंच गया। तो अभी भी जो हमारे देश में जो जाति प्रथा है ग्रामीण परिवेश में, शहरों के परिवेश में भी अत्यधिक कठोरता से पालन किया जाता है। अभी भी कहीं ना कहीं उनका सामाजिक स्तर पर काफी जो उनका सम्मान है वो नीचे ही है। तो इस अधिनियम की आवश्यकता है और
और उसी के लिए उनके साथ भेदभाव न हो, अत्याचार न हो, उसी के रोकथाम के लिए अधिनियम 1989 में लाया गया था। यह अधिनियम निराशाजनक वास्तविकता को भी संदर्भित करती है, क्योंकि कई उपाय करने के बावजूद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उच्च जातियों के हाथों विभिन्न अत्याचारों के अधीन है। अभी आप देख रहे हैं 21वीं शताब्दी चल रही है, आजादी का अमृत काल मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है भारत एक विकसित देश में तब्दील हो जाएगा 2047 तक, आजादी के शताब्दी वर्ष तक। तो क्या ये जो जाति है, ये जाति मुझे लगता है राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधक है। तो ये देखिए, ये अधिनियम बनाया गया है, लेकिन इसके अलावा आयोग भी बनाए गए हैं, संवैधानिक उपचार भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो भेदभाव और अत्याचार के शिकार होते हैं। तो ये बड़ा ही चिंताजनक और निराशाजनक और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। इस बात पर हम लोग को अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण में उल्लेखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है, जिसमें सुरक्षा के दोहरे उद्देश्य हैं। यह कमजोर समुदायों के सदस्यों के साथ साथ जाति आधारित अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करता है। ये देखेंगे यहाँ कुछ संवैधानिक आर्टिकल दिए गए हैं और इसी आर्टिकल को सुनिश्चित करने के लिए ही यह अधिनियमित किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संशोधित अधिनियम 2018 में प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और बोला था कि आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी, मजिस्ट्रेट से विदाउट वारंट आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और बता रहे थे कि दोषी सिद्ध होने की दर बहुत कम है, लेकिन सरकार ने फिर से अधिनियम लाया, कहा संसद में संशोधन किया और बोला प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं है। आप बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के भी अगर कोई आरोप दाखिल करता है, अगर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से संबंधित कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ आरोप दाखिल करता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना किसी प्रारंभिक जांच के। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जांच करनी पड़ेगी क्योंकि दोष सिद्ध नहीं हो रहे हैं। यही बात यहाँ पर कही गई है। आगे चल लेते हैं और देखते हैं उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए अत्याचार निवारण नियम। अत्याचार निवारण नियम 1995। यहाँ गौर करने की बात यह है आकांक्षियों कि यह नियम है, नियम लॉ के अंडर बनाए जाते हैं, लॉ के अंडर रूल होते हैं, और जो लॉ होते हैं वह पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट का मतलब 3 चीज, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और जबकि जो रूल होता है उसको कार्यपालिका बनाती है, एग्जीक्यूटिव बनाती है इसको। ये भी आप इन दोनों में अंतर किए रहिएगा। तो ये जो अत्याचार निवारण नियम 1995 है, यह एक नियम है और यह किसके तहत बनाया गया है? SC एंड ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1900। ये अधिनियम है, यह कानून है, यह लॉ है। 1989 के तहत यह नियम बनाया गया है और इसी नियम में ही बात की गई है कि राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति होगी जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। एक ऐसे ही सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटी जिला स्तर पर भी होगी और वहाँ जिला स्तर पर कलेक्टरों को इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार होगा। यही बात यहाँ पर की गई है साथियों। तो आइए चलते हैं, इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ये प्रश्न है ये भी यहाँ पर कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधित सही उत्तर है। यह अधिनियम वर्ष 2018 में अधिनियमित किया गया था। गलत। वर्ष 2018 में इसमें संशोधन किया गया था।
आगे देख लेते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं। ये भी गलत, कौन करते हैं? तो सीएम साहब करते हैं। तो इसीलिए दोनों ही कथन सही नहीं है, तो उत्तर यह होगा। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं मुख्यमंत्री साहब भूपेश बघेल जी आपको फिर से दिख रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के महाराजाधिराज हैं। आगे देख लेते हैं, मुख्यमंत्री ने दिए 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र लगाने का निर्देश। बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक, क्या? प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य और साथ में मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में तो यह आएगा, आने वाले वर्ष में नहीं आया तो उसके अगले वर्ष में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप लोग अगर इसको लेकर सतर्क नहीं रहेंगे तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए लिया गया है फैसला। आप जानते हैं कि भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा की बात होती है। जो परंपरागत स्रोत हैं, जो जीवाश्म ईंधन, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, वो आने वाले वर्षों में खत्म होने वाले हैं, क्योंकि उनका जो भंडारण है इस पृथ्वी में सीमित है। तो ऐसे में भविष्य में जो ऊर्जा असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यही बात कह रहे हैं कि 2030 तक छत्तीसगढ़ में जनसंख्या भी बढ़ेगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी, और ऊर्जा की अगर मांग बढ़ती है और मांग के अनुसार अगर आपूर्ति नहीं रहेगी तो बिजली कटौती, जो बिजली की दर होगी वो अत्यधिक होगी, अनेक समस्याएं आएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को पहले से तैयार रहना होगा। सरकार तो तैयारी कर रही है, आप कितना तैयारी कर रहे हैं आप यहां से सीख लीजिए। राज्य बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी क्षमता का लगेगा संयंत्र कोरबा पश्चिम में 660 के 2 यूनिट लगेंगे। 660 मेगावाट के 2 यूनिट। इन लोग का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 शून्यम शून्य, 2 छिक्का 12 की हासिल 1, 2 छिक्का 12 और 13। तो यहां से आपको घुमा सकता है साथियों। अभी पूछा गया था मड़वा रानी में 1000 जो मेगावाट है, तो वहां पर क्या 1000 मेगावाट का एक ही यूनिट है कि 500 मेगावाट के 2 यूनिट है? तो इसको आपको देखना चाहिए। आगे देखेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। तो यहां पर आपको बताना है कि 1320 मेगावाट का एक ही यूनिट नहीं है, परंतु 660 मेगावाट के 2 यूनिट है। आगे चलते हैं और यह तो ब्लैंक आ गया, कुछ गड़बड़ी हो गई बनाने में। अब देख लेते हैं कि यह जो बिजली है, यह जो 1320 मेगावाट का कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के जो 2 यूनिट लगाए जा रहे हैं, यह हमारी परीक्षा की दृष्टि के किस भाग से जुड़े हुए हैं? तो प्रश्न पत्र 5वां से यह जुड़ा हुआ है, जिसको सामान्य अध्ययन 3 के भी नाम से जाना जाता है। और इस पेपर के प्रश्न पत्र 5 का जो भाग 3 है, भाग 3 यानी कि छत्तीसगढ़ का भूगोल, और छत्तीसगढ़ के भूगोल में भी वहां लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से ऊर्जा संसाधन, कोयला, तापीय विद्युत शक्ति, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो यह साथियों आपसे पूछा जाएगा। मैं फिर से रेखांकित कर रहा हूं, केवल 1320 मेगावाट को याद कर लेने से कि 1320 मेगावाट का लग रहा है और कोरबा पश्चिम में लग रहा है। बच्चे सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं और निकल जाते हैं जल्दी जल्दी में, और परीक्षा में भी बड़ी ही जल्दी में निकलते हैं पहली फुर्सत में। तो आप यहाँ पर रुकिए, थोड़ा देर विचार रखिए। साथियों, मैं आपके समक्ष इसीलिए आया हूँ कि ये जो 2 लाइनों के बीच में या शब्दों के पीछे जो वास्तविक अवधारणा छुपी हुई है, उसको सामने मैं आपके ला सकूं। उन शब्दों को तो आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 20 या 30 मिनट अगर इस वीडियो को देखने में दे रहे हैं, तो यहाँ से कुछ लेकर जाइए, यहाँ से कुछ सीख कर जाइए।
सिर्फ तथ्यों को तो अगर पढ़ना होता, याद कराना होता तो वो तो आप भी कर लेते ना, पढ़ लेते ना। तो यहाँ आप क्यों आए हैं मेरे समकक्ष? ताकि उन शब्दों के पीछे की अवधारणा को आप आत्मसात कर सकें, अपने मस्तिष्क के सही जगह में बैठा सकें। इसीलिए तो मैं आपके सामने हूँ, और ये सही मायने में एक शिक्षक का दायित्व यही है कि उसको कुछ सिखा सके, कुछ याद करा सके। ये कभी एक शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। तो आइए, ये हमारा हो गया कि यह परीक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न भी तैयार किया गया है, वीडियो को पॉज करिए और ईमानदारी से इसको हल करने का प्रयास करिए। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री साहब ने। यह छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत जो मंडल है, इसके तहत कई कंपनियां बनाई गई हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ इसकी बात हो रही है। दूसरा, आप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, आगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेड कंपनी लिमिटेड। इतनी सारी कंपनी बनाई गई है। यह बिजली उत्पादन का काम देखती है, यह वितरण का काम देखती है, यह उसकी होल्डिंग को संभालने का काम करती है, यह ट्रांसमिशन का काम करती है, कहां से कहां तक, उत्पादन से लेकर वितरण तक के मध्य का, और यह ट्रेड का काम देखती है। तो यह जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है, यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक संयंत्र होगा। आधुनिक अभी नीचे देखेंगे क्यों होगा। इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ स्टेट जनरेशन कंपनी के स्वयं की विद्युत क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी। साथियों, अभी अगर हम लोग देखें तो जो छत्तीसगढ़ स्टेट जनरेशन कंपनी की स्वयं की कितनी है, तो 2984.7 मेगावाट है। इसमें अगर आप लोग 2984.7 में 1320 अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना मिलेगा, तो ये 0 और 4 आ जाएगा, 8 और 2 10 की हासिल 1, 9 3 12 और 13 की हासिल 1, 2 1 3 और 1 4। ये देख रहे हैं 4304 मेगावाट आ गया यहाँ पर। आगे देखते हैं, राज्य स्थापना के बाद पहली बार इतनी क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने निवास में पावर कंपनियों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसके अंतर्गत भविष्य में विद्युत की मांग की आपूर्ति के लिए आवश्यक विद्युत उपलब्धता की समीक्षा की गई। वर्ष 2030-31 तक अपेक्षित विद्युत मांग में वृद्धि की आपूर्ति हेतु नवीन विद्युत संयंत्र की आवश्यकता होगी। तो यानी ये यहाँ जो ये लिखा गया है कि 2030-31 तक जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो वहाँ जितनी मांग डेवलप होगी तो उसके अनुसार हम लोगों को पावर जनरेशन भी डेवलप करना पड़ेगा। तो इसीलिए यह 1320 मेगावाट का जो पावर जनरेशन है, थर्मल पावर प्लांट है, कोरबा पश्चिम में लगाया जा रहा है। आगे देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी को कोरबा पश्चिम में, कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कोरबा पश्चिम में उपलब्ध भूमि पर 660 मेगावाट की 2 यूनिट सुपर क्रिटिकल का मतलब है साथियों, यहाँ पर क्रिटिकल बॉयलर आता है। बॉयलर क्या करता है, पावर जनरेशन में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, फिर वो स्टीम जाके टकराती है टरबाइन में, टरबाइन घूमता है, जनरेटर चलता है और मैकेनिकल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। तो ये जो क्रिटिकल है यहाँ पर, यह बॉयलर को प्रदर्शित कर रहा है
कि क्रिटिकल बॉयलर लाया जाएगा। बॉयलर्स के भी कई प्रकार होते हैं। हमारे देश में बॉयलर का निर्माण भेल करता है। भेल एक महारत्न कंपनी है और कहाँ है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। आगे चलते हैं और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एन.के. बिजौरा ने बताया कि यह सुपर क्रिटिकल संयंत्र अत्याधुनिक तकनीक से स्थापित की जाएगी। एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसको इंस्टॉल किया जाएगा। इससे एक और बिजली की उपलब्ध सुनिश्चित होगी, वहीं रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार के अवसर तो बदलने हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्रीज तो होना ही है, लोगों का आर्थिक विकास उस क्षेत्र में तो होगा ही होगा। आगे चलते हैं। उन्होंने बताया कि कोरबा पश्चिम में संयंत्र स्थापना हेतु स्वयं की भूमि उपलब्ध है। साथ ही अपेक्षित परियोजना स्थल पर कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान चलित उत्पादन संयंत्रों के लिए कन्वेयर बेल्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। कन्वेयर बेल्ट वह होता है जो जो तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं तो कोयले को जो घुमाता रहता है एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि कोयले भी एक प्रोसेस से गुजरते हैं। कोयले का काम क्या है थर्मल पावर प्लांट में? वही अभी कुछ देर हम लोगों ने पढ़ा कि जो बॉयलर होता है, जो बॉयलर होगा वो क्या करता है? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, स्टीम में। तो अभी आप ये देख रहे हो कि वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर क्या है कि लिक्विड है, और स्टीम क्या है तो गैस है। स्टीम क्या है कि गैस है। तो इस लिक्विड को गैस में बदलने के लिए आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा। विदाउट एनर्जी कभी भी लिक्विड गैस में तब्दील नहीं हो सकती है। यह ऊर्जा सिद्धांतों के खिलाफ है। कभी ना करिएगा ऐसा। ऐसा करोगे तो जूल महोदय आपको आकर जरूर स्वप्न में डराएंगे। तो लिक्विड से गैस में बदलने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। कौन सी एनर्जी की? आप तो जानते हैं दैनिक जीवन में कि पानी को भाप में बदलने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत होती है, उष्मा की जरूरत होती है। वह उष्मा हमें कहां से मिलती है? कोल के बर्निंग से मिलती है, कोल को जलने से मिलती है। तो हमें कोयला चाहिए, और वो कोयला कन्वेयर बेल्ट से ऐसा घूमता रहता है, और कन्वेयर बेल्ट में क्या रहते हैं तो कोयला रहता है। ये भी आप जान रहे होंगे। आगे चलते हैं प्रिय साथियों और समझने का प्रयास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश उपरांत संयंत्र स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां, कोयला आवंटन, जल आवंटन, जल भी तो चाहिए, जल चाहिए, नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे हैं क्या? हर पावर प्लांट में एक रिजर्वायर होता है। विदाउट रिजर्वायर कोई भी पावर प्लांट नहीं होता है। कभी भी नहीं देखेंगे आप, पानी की जरूरत कहाँ नहीं पड़ती। इसीलिए तो कहा जाता है जल है, जल है तो जीवन है। जल तो हमारे लिए चाहिए, 70% तो हमारे शरीर में जल ही है, लेकिन अन्य गतिविधियों के लिए भी जल चाहिए। अन्य गतिविधियां भी जल के बिना नहीं जा सकती। इसीलिए तो कहा जाता है कि जल का हमें संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो लेकिन हम लोग कहाँ करते हैं, कहाँ मानते हैं? तथ्यों को तो याद करने में लगे रहते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। उन्होंने बोला है कि विस्तृत डीपीआर। व्हाट इज डीपीआर? डीपीआर मीन्स डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज कॉल्ड डीपीआर। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसका डीपीआर बनाया जाता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर इस रिपोर्ट को हिरार्की सिस्टम में ऊपर की तरफ भेजा जाता है। कलेक्टर बनाएंगे, फिर वो संभाग आयुक्त के बाद मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव के बाद मंत्रिमंडल तक जाएगा। आगे, और यह जो कोरबा पश्चिम में जो 1320 मेगावाट का 600 मेगावाट के जो 2 यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं, वर्ष 2030-31 तक अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की विद्युत क्षमता पर। यह भी हमारा कर्तव्य बनता है ऐसे सुनहरे मौके पर जान लेने का। तो कुल उत्पादन क्षमता छत्तीसगढ़ की
3224.70 मेगावाट की क्षमता है। इसमें से जो 2984.70 मेगावाट है यह छत्तीसगढ़ राज्य के तहत की कंपनियां उत्पादन करती हैं। बाकी जो बच जाता है 246 मेगावाट उसको प्राइवेट सेक्टर उत्पादित करता है। यहाँ पर एक तथ्य और है जो पूछा नहीं गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है कि जब छत्तीसगढ़ आजाद हुआ, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तब उस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत क्षमता केवल 1360 मेगावाट थी और आज वह बढ़कर 2984.70 मेगावाट हो चुकी है। कितनी की बढ़ोतरी हुई है तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर। आगे चलते हैं और ये जो आप 2984.70 मेगावाट देख रहे हैं, इस 2984.70 में से 2984 में से 2840 कहां से आता है तो ये तप हो गया है, माफी चाहूंगा, यह ताप होगा, तापीय विद्युत से आता है, थर्मल पावर प्लांट से आता है। और ताप जहां पर लिखा गया, जहां थर्मल आ गया, समझ लीजिएगा वहां पर कोयले से बन रहा है। कोयला क्यों? बॉयलर बदलेगा वाटर को स्टीम में, उसके लिए कोयला चाहिए। तो 2840 मेगावाट कहां से आता है तो तापीय विद्युत से, थर्मल पावर प्लांट से, कोल से। और यहां से आप जानते हैं बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है जब कोयला यहां जलता है। और जो 2840 तो यहां हो गया, बच गया कितना तो 138.7 और 6 मेगावाट। तो ये 138.7 जल विद्युत है और जो बच जाता है अन्य 6 मेगावाट ये जो बायोगैस है, इसको भी हम लोग आगे देख लेते हैं। और ये नजर डालेंगे तो आपको यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, पीडीएफ में आपको अच्छे से दिखाई देगा साथियों। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो भोरम देवसा उत्पादन कबीरधाम, सॉरी वो 6 मेगावाट बायोगैस गलती से निकला, वो कहाँ से हो रहा है तो जो शुगर पावर प्लांट है, तो शुगर प्लांट से जो सीरा निकलता है तो उस सीरे से या उसके वेस्ट से जो एनर्जी बन रही बिजली वो है 6 मेगावाट। तो ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसमें कुछ आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये भी देखिएगा, ये कब की स्थिति है तो 1 अप्रैल 2022 की, इसी वर्ष की स्थिति है। तो जो टोटल है यहाँ पर देख रहे होंगे तो कोरबा ईस्ट में 500 मेगावाट का उत्पादन होता है। तो कोरबा ईस्ट में 500 मेगावाट। और साथ में आप देख रहे होंगे तो ये है आपका हसदेव थर्मल पावर स्टेशन कोरबा वेस्ट में अभी लगने वाला है 1320, लेकिन पहले से वहां पर कितने का उत्पादन होता है तो 840 मेगावाट का, 840 मेगावाट का। और आगे आप देख रहे होंगे तो हसदेव थर्मल पावर स्टेशन है, हसदेव थर्मल पावर स्टेशन है। यहाँ पर कितना होता है तो आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ पर भी 500 मेगावाट का होता है। और नीचे है मड़वा रानी में होता है 1000 मेगावाट का। इसको जोड़ दे तो ये तो हो जाएगा 1000, 2000 और ये 2840 हो गया। तो इस तरीके से 2840 तो यहाँ से आ गया। ये जो 2840 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट से, ये नीचे आपको हाइडल भी दिया गया है। मिनी माता बांगो से कितना बनता है तो 120 मेगावाट। बांगो डैम में जो हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ है वहां से 120 मेगावाट। और जो गंगरेल है, पंडित रविशंकर शुक्ल जो बांध है, वहां से 10 मेगावाट आप देख रहे होंगे। और ये जो आप देख रहे होंगे सिकासार हाइडल पावर स्टेशन है, वहां से 7 मेगावाट है। और कोरबा जो वेस्ट है वहां से 1.7 है। तो यह कुल बनेगा 138.7। तो इसको आप जोड़ देंगे और 6 मेगावाट कहाँ से तो भोरम देव के शक्कर कारखाने से। तीनों को जोड़ेंगे तो 29.8470 मेगावाट आपको प्राप्त होगा।
अब इससे जुड़े प्रश्न को हल कर लेते हैं हम लोग। और इससे जुड़ा जो प्रश्न है ये देख रहे होंगे, कोरबा पश्चिम में 1320 मेगावाट की तापीय विद्युत संयंत्र वर्ष 2030-31 तक स्थापित करने की योजना है। बिल्कुल सही है ये। 1320 मेगावाट की एक ही यूनिट स्थापित की जाएगी, गलत। 660 की 2 यूनिट स्थापित की जाएगी। तो यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि केवल कथन एक सही है। आगे चल लेते हैं, और जब आगे चलेंगे तो हम लोग ये देख लेते हैं कि रायपुर छत्तीसगढ़ को आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2022 प्रदान किया गया है। ये प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है। वीडियो को पॉज कीजिए और हल कीजिए। आगे चल लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें बस्तर को, ये जो बस्तर को इसमें बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। किसको मिला है? तो बस्तर को मिला हुआ है। आगे इसको पढ़ते हैं। पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव श्री अनबलगन पी ने ग्रहण किया पुरस्कार। आउटलुक ग्रुप की ओर से विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कार की कड़ी में इस बार आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड 2022 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बस्तर को एक विशेष जूरी पुरस्कार के साथ बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह बीते 24 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न समारोह में छत्तीसगढ़ की ओर से यह अवार्ड पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव श्री अनबलगन पी ने ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष पुरस्कारों का 19वां वर्ष है। वहीं इस वर्ष आउटलुक ग्रुप के शिखर सम्मेलन का विषय यात्रा का तीसरा युग निर्धारित है। इन पुरस्कारों का निर्णय एक शोध एजेंसी द्वारा किए जा रहे यात्रा सर्वेक्षण पर किया गया था। जो भी है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो केंद्रीय मंत्री भी थे। तो यह पुरस्कार सामान्य नहीं है, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री वहां उपस्थित हो रहे हैं। तो इसमें जो ध्यान देने योग्य बात यह है कि बस्तर को बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। और यह कौन दिया हुआ है तो ये भी जानेंगे, आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड 2022। तो आइए इससे जुड़े प्रश्न को हल कर लेते हैं। बहुत छोटा सा तथ्य था यह, इसका संबंध केवल प्रारंभिक परीक्षा से है। और जब भी आप मुख्य परीक्षा में बस्तर में पर्यटन के बारे में लिखेंगे तब वहां आपके यह काम आ सकता है। बस्तर की उपलब्धि को पर्यटन के क्षेत्र में आप बता सकते हैं। बोलो, बताओगे कि नहीं? जरूर ही बताना चाहिए। तो दिख तो रहा है केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए, लेकिन अगर आप जब मेंस में बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने वाली गतिविधियों में या बस्तर में पर्यटन की भूमिका में अगर आप इस तथ्य को लिखते हैं तो आपका उत्तर अन्य आकांक्षियों की तुलना में बेहतर होगा। और परीक्षा की जांच करने वाला व्यक्ति आपके उत्तर को प्राथमिकता देगा। साथियों, तो प्रश्न देख लेते हैं। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 के संस्करण में बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मेन पार्ट सतरंगा, केशकाल, बस्तर। तो किसको? बस्तर को किया गया है। तो प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इस आज के गोट श्रृंखला में मैं क्या सुधार कर सकता हूं, क्या बातें आपको अच्छी लगी हैं, कौन सी बातें सकारात्मक हैं, कौन सी बातें नकारात्मक हैं, अगर आप मुझे फीडबैक देंगे तो बेहतर होगा और मैं इसमें सुधार कर पाऊंगा। आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं और सुझाव से ही यह आज की गोट की श्रृंखला मजबूत हो पाएगी। इससे आप भी लाभान्वित होंगे और मेरे को भी प्रोत्साहन मिलेगा।